हेलो एंड वेलकम बैक टू पीवाईक्यूपेडिया। हम लोग एक फ्री कोर्स चला रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस पे। ये आपको जो कोर्स है वो अभी जो आने वाली एग्जामिनेशन है इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर और एपीएफसी की, वहाँ पे हेल्प करेगा। और भी हर वो एग्जामिनेशन जहाँ पे बेसिक अकाउंटिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ आपको हेल्प करेगा। ठीक है, ये जो कोर्स है वो मैंने डिज़ाइन किया है बेस्ड ऑन द सिलेबस ऑफ एनसीईआरटी। 11वीं की जो एनसीईआरटी है 2 किताब और 12th की जो एनसीईआरटी है 2 बुक। इनमें जो की कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक चीज़ें हैं उसमें, वो उनको हमने कंसीडर किया जिस पे कि क्वेश्चन पूछे तो आपको आ जाए। जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं उनके लिए तो ये कोर्स नहीं है, क्योंकि उन लोगों को तो बहुत ज़्यादा पता होता है। दोज पर्सन फ्रॉम जो आपको साइंस और आर्ट बैकग्राउंड के हैं वहाँ उनको कंसीडर हमने किया है, इसीलिए हमने बेसिक चीज़ों को ही किया है। जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से उनको रिवीजन में ये काम आ सकता है और क्वेश्चंस जो हम करा रहे हैं उसमें ज़रूर उनको बेनिफिट मिल जाएगी। तो इसमें जो 15 वीडियो की सीरीज़ की हमने बात की थी, जिसमें 9 वीडियो जो है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी की होने वाली थी और 3 ऑडिटिंग की और 3 इंश्योरेंस की। तो अभी जो हम लोग कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी में हमने पिछले क्लास में लेक्चर 1 किया था और आज हम लोग लेक्चर 2 करने वाले हैं। लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग हमने किया था, जहाँ पे हम लोग अकाउंटिंग की मीनिंग क्या है, हाउ अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, देन व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट आर द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, एंड देन बेसिक टर्म्स अकाउंटिंग की जो है वो हमने पढ़ी थी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल जो लोग बेसिक साइंस और आर्ट बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि आगे जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए। बेसिक टर्म्स ही नहीं पता होगा तो क्लैरिटी नहीं होगी। ठीक है, आज जो सेकंड क्लास है, फर्स्ट और सेकंड क्लास जो है सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टोटल 9 क्लास में से फर्स्ट, सेकंड एंड लास्ट क्लास जो है सो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो सेकंड क्लास है, सो दिस इज़ द थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो या तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे या आपको थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग पे पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग लेक्चर 2 के स्टार्ट करते हैं। इसकी पीडीएफ आपको वेबसाइट pyqpedia.com पे मिल जाएगी, तो वहाँ से आपको पीडीएफ डाउनलोड आप कर सकते हो। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे पहले हम लोग को देख लेते हैं। फर्स्ट एक है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, गाप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो ये क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें आती है वो हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या है, जिस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके बाद हम लोग व्हाट आर द सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये देखेंगे, एंड देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देखेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में बहुत सारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जिसमें जैसे AS1 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में क्या होता है, 2 में क्या होता है, ये तो जो इम्पोर्टेंट वन है वो हमने डिस्कस कर लिया है, तो वो आपको हेल्प करेगा। और मैंने पहले भी बोला है कि कुछ क्वेश्चंस जो है सो हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेंगे, कुछ हम लोग सेक्शनल टेस्ट में अकाउंटेंसी वाले में डिस्कस कर लेंगे, कुछ हम लोग जो है सो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज में डिस्कस कर लेंगे। तो ओवरऑल आपको ये अकाउंटेंसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, पहला है कि व्हाट इज गाप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, है ना। अब देखिए जैसे हमने पिछले क्लास में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में बोला है कि अकाउंटिंग जो है सो डिफरेंट भी हो सकती, डिफरेंट लोग कर लेंगे अगर, तो इशूज हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि हमें 2 कंपनी है ना, 2 किसी पर्टिकुलर चीज़ को मेकिंग करनी है, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट वाली 2 कंपनी है, तो हमें उसको अगर कंपेयर करना पड़ेगा तो उनका अपना प्रिंसिपल है, वो जैसे उनको जैसे मन होगा वैसे प्रिपरेशन करेंगे, एक कंपनी को जो मन होगा उस तरह से प्रिपेयर करेंगे। मतलब कि अकाउंटिंग नीड है, ज़रूरी है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन को देने का, है ना, बैलेंस शीट बनाने का, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का, बट उसकी जो प्रोसेस होती है कि कैसे बनाएंगे, व्हाट इज़ द फॉर्मेट, है ना, तो इसी के लिए आया हुआ था जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, है ना। दैट मीन्स कि टू कीप अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स यूनिफॉर्म, एक जैसा, हर कंपनी की अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो हो एक जैसा हो, कंसिस्टेंट हो, तो उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस होगा, कुछ फॉर्मेट्स होगी, है ना, कि सब लोग को उस फॉर्मेट्स को फॉलो करना है। सो दैट इज़ द जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल, है ना। तो इसमें जो कन्वेंशंस होंगी, जो कॉन्सेप्ट्स होंगी, जो प्रिंसिपल्स होंगी, वो सब एक जैसा होगा कि बिजनेस ट्रांजैक्शन को अगर इस ट्रांजैक्शन को इस तरह से लिखना है तो सब में ऐसा लिखना है। सो दैट इज़ द गाप। ठीक है, तो यही वो आपको लिखा हुआ है कि जितने भी टर्म्स लाइक प्रिंसिपल को, हाँ एक चीज़ और है इसमें कि जनरली एक्सेप्टेड, यहाँ पे प्रिंसिपल्स की बात की गई है,
बट प्रिंसिपल्स हो या कॉन्सेप्ट्स हो या कुछ कन्वेंशंस हो, पोस्टुलेट्स हो या एजम्पशंस होगा, ये आपको ये सारे टर्म, कभी प्रिंसिपल लिखा होता है, कहीं पे कॉन्सेप्ट्स लिखा होता है, कहीं पे कन्वेंशन लिखा होता है, अकाउंटिंग कन्वेंशन, है ना, कभी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स लिखा होता है, कभी अकाउंटिंग प्रिंसिपल लिखा होता है। सबका मीनिंग यही है कि जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा वो एक जैसा यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है ना, हर कंपनी का। तो इसी के लिए ये रूल्स रेगुलेशन लाई गई थी। क्लियर, समझ में आ गया? बेसिक आइडियाज़ और रूल्स, ये सब का मतलब यही होता है कि बेसिक आइडियाज़ के रूल्स जिसको सब लोगों को फॉलो करना है। क्लियर? सो दैट इज़ द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। नाउ बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो है, इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये आपको एक बेसिक्स एजम्पशन है, बेसिक्स एजम्पशन है कि सबको ये मान के चलना है इन अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग जब भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को कर रहे हो तो ये चीज़ को ध्यान रखना है। सो दैट इज़ द बेसिक एजम्पशन। तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या है या बेसिक एजम्पशन क्या है या फंडामेंटल आइडियाज ऑफ द अकाउंटिंग क्या है, तो वो उसमें आप सब में एक जैसा आंसर देंगे। ठीक है, कि आपको जो भी अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ होती है, जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है, उसमें ये इन चीज़ों को ध्यान रखना है। तो ये कौन कौन सी चीज़ें हैं? बिजनेस एंटिटी, हम एक एक डिस्कस करेंगे। मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न, इस पर बहुत क्वेश्चन आए हैं। अकाउंटिंग पीरियड, कॉस्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट, जिस पे हम कल भी थोड़ा डिस्कस किए थे, ड्यूअल एस्पेक्ट और ड्यूअलिटी। देन एक है रिवेन्यू रिकॉग्निशन या रियलाइजेशन। देन मैचिंग कॉन्सेप्ट, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी, कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस भी इसको बोलते हैं, मैटरलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। से दीज आर द बेसिक्स एजम्पशन। मतलब कि वाइल रिकॉर्डिंग एनी बिजनेस ट्रांजेक्शन यू हैव टू थिंक, मतलब कि इसको आपको ध्यान में रखना है। सो दीज आर द फंडामेंटल आइडियाज। क्लियर? चलिए एक एक हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो पहला है मैचिंग कॉन्सेप्ट। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं तो आपको ध्यान रखना है। सो व्हाट इज़ द मैचिंग कॉन्सेप्ट? क्या होता है कि कोई भी अकाउंटिंग पीरियड में है ना, तो उसमें जो एक्सपेंसेज होंगे, मैच, नाम से क्लियर हो गया, मैच करना। मतलब कि वट एवर एक्सपेंसेज यू आर डूइंग, है ना, एक्सपेंसेज इनकर्ड इन एन अकाउंटिंग पीरियड, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। अकाउंटिंग पीरियड इट माइट पॉसिबल कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हो, ये 1 जनवरी से, या क्वार्टरली आपका हो, है ना, आप क्वार्टरली बना रहे हो या हाफ ईयरली बना रहे हो या ईयरली बना रहे हो। तो किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, वट एवर एक्सपेंस आपने जितना भी लगाया है ना, और जो आपकी इनकम हुई है, रेवेन्यू का मतलब इनकम, इसीलिए मैंने आपको कल बोला था कि आपको एक्सपेंस, छोटी छोटी बेसिक टर्म्स आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज़ द अकाउंटिंग पीरियड, व्हाट इज़ रेवेन्यूज, व्हाट इज़ एक्सपेंसेज, है ना, अभी काम आएगा हम लोग को। सो मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जितना हम एक्सपेंस किए हैं और उसका रेवेन्यू मैच करना चाहिए। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया ना? क्लियर। सो इन सिंपल वर्ड, वी शुड कंपेयर द इनकम अर्नड इन अ पीरियड विद द एक्सपेंस स्पेंट इन टू अर्न दिस। उस इनकम को कमाने के लिए जितना पैसा खर्चा किए हैं और जितना कमाए हैं, वो आपको जो है सो उसका कंपैरिजन होना चाहिए। ठीक है, मैच करना चाहिए। ठीक है, सेम अकाउंटिंग पीरियड का। यहाँ पे जैसे आप देख लीजिए कि मान लीजिए कि इफ़ अ कंपनी पेज सैलरी फॉर मार्च की सैलरी आपको अप्रैल में पे कर रही है, द सैलरी इज स्टिल काउंटेड एज एन एक्सपेंस फॉर मार्च बिकॉज दैट्स व्हेन द एम्प्लॉई वर्क। ये कह रहा है कि मैचिंग में कि अगर मान लीजिए कि मार्च की सैलरी जनरली अप्रैल में आता है, सो अप्रैल में आता है तो उसमें अप्रैल एक्सपेंस जो होगा, वो जो सैलरी होगा वो एक्सपेंस में आ जाएगा ना, क्योंकि टू अर्न अ रेवेन्यू, है ना, इनकम कमाने के लिए आपने जो पैसे खर्च किए हैं, तो जो पैसे खर्च किए हैं तो वो क्या किए हैं आपने, दैट इज द एक्सपेंस। सो मार्च में कमाने के लिए किया है तो उसकी सैलरी आप अप्रैल में भी दे रहे हो, फिर भी आपको लिखना क्या है उसको, मार्च में, क्योंकि वर्क कब किया है, मार्च की पैसे दे रहे हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए इफ़ ए मशीन यूज फॉर मेनी ईयर्स, मान लीजिए कि मशीन जो है सो 10 साल 5 साल के लिए यूज होता है, तो उसमें उसका जो कॉस्ट होता है वो, जैसे मान लीजिए कि एक मशीन का 10 साल का कॉस्ट है, तो 1 लाख रुपये में कोई मशीन खरीदा। ठीक है, 1 लाख में एक मशीन खरीदा। अब मान लीजिए कि हमें पता है कि ये मशीन 10 साल तक चलेगा, तो हर साल इसका 10-10 हज़ार का एसेट्स हम लोग लिखेंगे। ठीक है ना, ये एक्सपेंस होगा। ठीक है, ओवर द ईयर्स। क्लियर? कि पहला साल 10,000, दूसरा साल 10,000, तीसरा साल 10,000, मतलब टू अर्न रेवेन्यू फर्स्ट ईयर हमने 10,000 रुपया इसमें एक्सपेंस में खर्चा किया। समझ में आ गया? डिप्रिशिएशन ऐसे होता है कि अगर 10 साल इसकी लाइफ है, जितनी अमाउंट है उसको डिवाइड कर दो, तो दैट इज द डिप्रिशिएशन वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गया? नाउ देयर इज अ कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। इस पर बहुत क्वेश्चन आता है। इसमें कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट कहता क्या है
कि अगर आपको प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है, कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट कहता है कि प्रॉफिट जब तक हो नहीं जाए तब तक उसको रिकॉर्ड में नहीं लाना है। प्रॉफिट जब तक हो नहीं जाए तब तक उसको रिकॉर्ड में नहीं लाना है। प्रॉफिट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड अंटिल रियलाइज। लेकिन लॉसेज है ना, लॉस हो या ऐसा लग रहा है देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि हमको लॉस होगा, तब भी उसको बुक ऑफ अकाउंट में लिखना है। जैसे मान लीजिए एक चीज़ समझिए, मान लीजिए कोई 1000 रुपये का सामान है, ठीक है, अब मार्केट वैल्यू 900 रुपये हो गया, तो मतलब कि 1000 का चीज़ 900 रुपये में हो गया, ठीक है, तो 900 रुपया आपको जो है सो लिखना कितना है, 900 रुपया रिकॉर्ड करना है। क्लियर, समझ में आ गया, क्योंकि लॉस को रियलाइज करनी है। बट अगर मार्केट वैल्यू 1000 का चीज़ 1100 हो गया, पर रिकॉर्ड में आप 1000 ही लिखेंगे। सो कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट कहता है कि प्रॉफिट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड। जब तक प्रॉफिट हो नहीं जाती है तब तक उसको रिकॉर्ड में नहीं लाएंगे, लेकिन लॉस जो होगा वो अगर हमें लग रही है इट इज़ ए पॉसिबिलिटी कि फ्यूचर में लॉस हो सकता है, ठीक है, तो उसको हम लोग लिख देंगे, ठीक है, अकाउंटिंग में। तो ये कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट हो गया। तीसरा है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। नाउ व्हाट इज द अकाउंटिंग पीरियड? देखो, अकाउंटिंग पीरियड जो होता है ना, ये कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं है, है ना। हर कंपनी ठीक है फॉलो करती है एक पर्टिकुलर की 1 जनवरी से 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, बट इसमें कोई क्वार्टरली भी कर सकता है, हाफ ईयरली भी कर सकता है। सो दिस इज द स्पैन ऑफ टाइम, ठीक है। स्पैन ऑफ टाइम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है जिसके एंड में यू हैव टू प्रिपेयर अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पूरी जो कितने एक्सपेंस हुए, कितने रेवेन्यू हुए, ये सारी चीज़ें आपको बताना पड़ेगा, सो दैट कि हमें वहाँ पता चलेगा लास्ट में कि हमने पैसा प्रॉफिट कमाई है या हमने इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में लॉस कमाया है। जैसे देखते हैं ना कि 1 क्वार्टर में इसको लॉस हो गया, इस कंपनी को, इसका, है ना। सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एसेट्स, इसके बढ़े हैं कि घटे हैं, लायबिलिटीज बढ़े हैं कि घटे हैं उस पर्टिकुलर पीरियड में। तो वो जो होता है, सो दैट इज द अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। जैसे मान लीजिए कि एक कोई दुकान है, ठीक है, अब वो दुकान जो है सो 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक का अकाउंट बनाती है, पूरे 1 ईयर को अकाउंटिंग पीरियड मान करके पूरा बनाती है, ठीक है। और सी अकाउंट्स आर मेड फॉर शॉर्टर पीरियड, समटाइम अकाउंट्स आर मेड फॉर 3 मंथ, क्वार्टरली रिपोर्ट्स भी बनता है ना। या आपको अगर किसी पर्टिकुलर डेट पे बन सकता है, मान लीजिए कि कोई पार्टनर रिटायर कर रहा है तो उस दिन तक का क्या स्थिति है ना, तो वो बना सकते हैं हम लोग अगर ज़रूरत पड़ती है तो। क्लियर। तो इसका अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता है कि हर पर्टिकुलर पीरियड पे जो भी अकाउंटिंग पीरियड को आप फॉलो कर रहे हैं, उसके अंत में यू हैव टू मेक अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू सी दैट कि द कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट और कंपनी इनकर्ड लॉस, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इट्स एसेट्स, व्हाट इज इसके एसेट्स की क्या स्थिति है, लायबिलिटीज की क्या स्थिति है, ठीक है। तो ये आपको अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट हो गया। नाउ व्हाट इज द फुल डिस्क्लोजर? नाम से क्लियर है कि कंपनी को जितनी भी इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगा वो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखना है, ठीक है। सो दैट कि हर वो पर्सन जिसको उसकी ज़रूरत है, जो उसको देखेगा, जैसे इन्वेस्टर्स होगा वो देखेगा, कर्जा देने वाला देखेगा, कोई सप्लायर्स होगा तो देखेगा, ठीक है ना। सो फॉर मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन आपको हर कंपनी को हर इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो कि सर ये सब जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हो दैट इज द बेसिक एजम्पशन। क्या करना है, दैट इज द रूल्स। करना क्या है कि हर पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में आपको जो है एक्सपेंस जितना भी इनकम कमाने के लगाया हो, इनकम ये आपको जो है सो मैच होना चाहिए। फिर हमने बात किया कि हम लोग लॉस को जरूर मेंशन करेंगे, प्रॉफिट को मेंशन नहीं करेंगे। फिर हर अकाउंटिंग रेगुलरली आपको जो है सो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है हर अकाउंटिंग पीरियड में। देन फुल डिस्क्लोजर, आपको हर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो रिलेवेंट और इंपॉर्टेंट होगा उसको आपको देना है। देन फिर है कंसिस्टेंसी, नाम से क्लियर है। कंसिस्टेंसी का मतलब हो गया कि हर साल सेम अकाउंटिंग मेथड जो है सो यूज करना है। कल भी हमने बात किया था कि ऐसा नहीं हो कि ये रूल्स रेगुलेशन तो इसीलिए बनाई जाती है कि ऐसा ना हो कि इस साल आपने कोई और मेथड यूज किया, अगले साल कोई और मेथड किया, सो दैट कि कंपेयर कर सकते हो कंपनी का परफॉर्मेंस। इवन अगर हर कंपनी सेम रूल्स को फॉलो करेगी देन यू कैन कंपेयर विथ 2 बिजनेसेज। 2 बिजनेस का कैसे क्या चल रहा है वो आप देख सकते हो। इसने फर्स्ट क्वार्टर में कितने कमाए, सेकंड में कितने, इसके एसेट्स कितने, इसके लायबिलिटीज। तो एक जैसा अगर फॉर्मेट होगा तभी तो फायदा होगा ना कि दोनों को आप कंपेयर कर सकते हो। सो कंसिस्टेंसी का मतलब हो गया कि हर साल हर बिजनेस एक ही रूल्स को फॉलो करेगा।
क्लियर? क्योंकि अगर मान लीजिए कि अकाउंटिंग मेथड को चेंज कर दोगे तो कंपेरेबल नहीं रह जाएगा, ना ही रिलायबल रह जाएगा। देन एक आता है मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, मतलब जितने भी अकाउंटेंट्स होंगे वो आपको मैटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को आपको ध्यान रखना है, और छोटे छोटे जो इमैटेरियल इन्फॉर्मेशन है वो आप जो देखिए, एक चीज़ समझिए, मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि हर वो इन्फॉर्मेशन जो बिजनेस के डिसीजन को अफेक्ट करता है, समझ में आ गया, हर वो उसकी डिटेलिंग करके डिटेल करना है। सो दैट इज मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि अकाउंटेंट को हर वो डिसीजन, हर वो इन्फॉर्मेशन जिससे कहीं ना कहीं, चाहे वो किसी तरह से कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, फाइनेंशियल हो या कोई भी हो, बिजनेस की डिसीजन अफेक्ट हो रही है, तो उसको आपको मेंशन करना है। ठीक है? सो अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज मटेरियल, एक पीस कोई इंफॉर्मेशन जो है उसको मटेरियल तब बोलेंगे जब वो डिसीजन ऑफ पीपल इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ पीपल हु यूजेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे मान लीजिए कि उस इंफॉर्मेशन से इन्वेस्टर को हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है, सो दे वांट टू बाई अ कंपनी जो लॉस में है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको बताना है, बिकॉज दैट बाय सीइंग दैट इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टर का डिसीजन हो सकता है ना कुछ भी, कि ठीक है हम इसमें हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये जो है सो लॉस कंपनी को ले रहा है। ठीक है? सो उसको बोलते हैं मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, मतलब कि द इंफॉर्मेशन, द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द इन्वेस्टर और लेंडर। क्लियर? समझ में आ गया? तो हर उस इंफॉर्मेशन को आपको रखना है, और छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन जिससे कि बिजनेस डिसीजन इफेक्ट नहीं हो रहा है उसको छोड़ देना है ना? मनी स्पेंड टू ऐड मोर सीट्स इन थिएटर इज मटेरियल बिकॉज इट इंक्रीजेज फ्यूचर। मान लीजिए कि आप पैसा इसमें जो है सो फाइनेंशियल की बात नहीं है, बट एक थिएटर का बिजनेस है ना? पीवीआर में क्या हुआ कि आपने क्या किया, पैसा खर्चा करके आपने क्या किया, सीट्स बढ़ा दी, तो सीट्स बढ़ाया, है ना? बट इंक्रीजिंग सीट्स से तो आपको फ्यूचर में अर्निंग तो होगी, है ना? तो वो आपको अकाउंटेंट्स में दिखने चाहिए। क्लियर? सो दैट इज द मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। देन एक है कि ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट कहता है कि जितनी भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होगा उसमें बेस्ड ऑन फैक्ट्स, कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं होना चाहिए, मतलब हर इंफॉर्मेशन जो आप मेंशन कर रहे हैं उसमें उसका प्रूफ होना चाहिए, उसका फैक्ट्स होना चाहिए। ठीक है ना? प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, सो दैट कि एनीवन कैन वेरीफाई दैट। इफ यू आर सेइंग दैट कि माय कंपनी इज डूइंग प्रॉफिट इन लास्ट 2 year 3 years, सो यू हैव टू गिव द प्रूफ। क्लियर? सो दिस इज द ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ऐसे ही नहीं कुछ भी लिख देंगे। द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। आज के डेट में कोई भी कंपनी अगर चल रही है, रिलायंस चल रही है, जियो चल रही है, तो गोइंग कंसर्न कहता है कि कोई भी बिजनेस हम लोग ये मान के चलते हैं कि इनफाइनाइट टाइम तक ऑपरेशन में होगा। सो दैट इज द गोइंग कॉन्सेप्ट। आप ये कभी नहीं सोचते हो कि बिजनेस कल होकर बंद हो जाएगा, मतलब आपके जो फैसले होते हैं वो ये सोच करके नहीं होता है कि ये बिजनेस कल बंद होने जा रही है। सो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एज्यूम करता है कि जो भी बिजनेस है वो अपना ऑपरेशन को लॉन्ग टाइम पे तक कंटिन्यू रखेगा। क्लियर? ठीक है, समझ में आ गया? 1 साल की, तभी तो डिप्रिसिएशन है। मान लीजिए 1 लाख का सामान खरीदे, तो आप अगर 5 ही साल कंपनी चलने वाली है तो फिर आपने जो 10 साल का 10-10 हज़ार रुपये रखे हो तो होगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो हम तो मान के चल रहे हैं ना कि 10 साल तक कंपनी चलेगी, तो 10 साल तक कंपनी चलेगी तो हर साल 10-10 हज़ार एसेट्स में आप एक्सपेंस में लिख रहे हैं। क्लियर? सो दिस इज द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया? जिसमें हम एग्जाम्पल भी आपको सब में दे दिए हैं, तो पीडीएफ देख करके आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि कोई अगर बिजनेस है वो कंप्यूटर 50 हज़ार का खरीदता है और उसको है कि 5 साल ही कम से कम चलेगा। ठीक है? तो पूरी 50 हज़ार एक्सपेंस 1 साल में नहीं लिखता है, क्योंकि इसका यूज तो 5 साल तक करेंगे ना, दैट इज द डिप्रिसिएशन। इसका यूज 5 साल तक करेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले साल आपको जो है सो 10,000 रुपये, 10,000 रुपये एक्सपेंस में लिखेंगे, फिर अगले साल भी तो उसी कंप्यूटर का यूज करके आप अर्न करने वाले हो, सो 10,000 अगले साल भी लिखेंगे। सो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि भैया ये कंपनी कंटिन्यू चलने वाली है लॉन्ग टर्म तक। इसके बाद है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट मैंने कल आपको बताया भी था कि बिजनेस जो होता है ये एक अलग एंटिटी है। कल मैंने एंटिटी आपको समझा रहा था तो बताया था कि सेपरेट एंटिटी बिजनेस होती है, ओनर्स अलग है। ठीक है? सो अकाउंटिंग के पर्पस में
बिजनेस और ओनर को हम सेपरेट मानते हैं। अगर लेट अस एज्यूम कि अगर कोई पर्सन ओनर जो होगा वो पूंजी लगाता है बिजनेस में, कैपिटल इन्वेस्ट करता है, तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में उसको हम लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू द ओनर मानेंगे। जैसे मान लीजिए कि ए एक बिजनेस है और ये कोई पर्सन है। नाउ पर्सन ठीक है इसका मालिक है, लेकिन हम पर्सन को अलग एंटिटी मानेंगे, एबीसी लिमिटेड को अलग मानेंगे। नाउ अगर ये पर्सन इसमें इन्वेस्ट कर रहा है 1,00,000 रुपया, 1,00,000 रुपया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये बिजनेस की लायबिलिटी है बिकॉज इस पर्सन ने इन्वेस्ट किया इस बिजनेस में। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में ये बिजनेस को 1,00,000 रुपये इसको देना है। क्लियर, समझ में आया ना? सो दैट इज द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू द ओनर। ठीक है, सो एक सेपरेट एंटिटी विच इज ओनर गिविंग मनी टू अदर सेपरेट एंटिटी विच इज बिजनेस। उसी तरह अगर मान लीजिए कि ओनर जो है सो बिजनेस में से पैसा, मान लीजिए कि पर्सन ने क्या किया, इसमें से 10,000 रुपया निकाल लिया। नाउ द लायबिलिटी ऑफ बिजनेस इज 90,000, 1,00,000 रुपया था, 90,000 बचा। समझ में आ गया ना? और ओनर की कैपिटल में से जो 1,00,000 रुपये था वो हो गया 10,000। सो दिस इज द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, दैट मीन्स बिजनेस एंड ओनर्स बोथ आर डिफरेंट, है ना? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में दोनों को हम अलग दिखाते हैं, चाहे वो एक ही पर्सन का बिजनेस क्यों ना हो। देन मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि उसी ट्रांजैक्शन को किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी बिजनेस में, उसी ट्रांजैक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे जिसको हम मनी के टर्म में कर सकते हैं। ठीक है, मनी के टर्म में हम लिख सकते हैं अकाउंट्स में। जैसे कुछ गुड्स का सेल करो, पैसा आएगा, रेंट पेमेंट करो, इनकम रिसीव हुआ, है ना? क्योंकि सब में मनी, पैसे का इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन अगर आप मैनेजर को अपॉइंट कर रहे हो तो कैसे लिखोगे? अपॉइंटिंग मैनेजर, यू आर गिविंग द सैलरी टू द मैनेजर, दैट इज द मनी मेजर। मनी में आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड में लिख सकते हो, बट यू आर अपॉइंटिंग अ मैनेजर। दो अपॉइंटिंग अ मैनेजर इज ए क्रूशियल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस, बट फिर भी आप उसको नहीं लिख पाओगे। ठीक है, एम्प्लॉय की स्किल्स के लिए, रिप्यूटेशन का, पब्लिक इमेज, ये सब रिकॉर्ड नहीं होता है बिकॉज इसको मनी में मेजर नहीं किए सकते हैं। गुडविल है, उसको मनी में आप मेजर नहीं कर सकते। अगला है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। नाउ व्हाट इज द कॉस्ट कॉन्सेप्ट? कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है जैसे कोई भी बिजनेस अगर कुछ खरीदता है, जैसे ज़मीन खरीदा, कोई मशीनरी खरीदा या कोई बिल्डिंग खरीदा, तो इसको एक्चुअल कॉस्ट जो पेड किया है, अब मान लीजिए कि कोई ज़मीन 1,00,000 रुपये में किसी बिजनेस ने खरीदा, ठीक है, तो आप जो अकाउंटिंग में लिखोगे, क्या लिखोगे, बुक में क्या रिकॉर्ड करोगे? एक्चुअल आपने जो पैसा दिया है 1,00,000 रुपया। ऐसा नहीं कि उसका मान लीजिए कि जिस दिन खरीदे 1,00,000 रुपया में उसकी मार्केट वैल्यू 1,20,000 है, तो आप 1,20,000 नहीं लिखोगे। सो कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है टू बाई समथिंग, वही आपको जो है सो रिकॉर्ड में मेंशन करना है। लेकिन इसमें एक क्लॉज, एक चीज़ और है, सो ध्यान रखिए। लेट अस एज्यूम कि यू बाई अ मशीनरी, कहीं से आपने मशीनरी पुराना ओल्ड खरीदा 1,00,000 रुपये में, ठीक है। अब 1,00,000 रुपये में खरीदा, बट इसको यूज करने के लिए आपको इसको, इस मशीनरी को जहाँ से खरीदा, आप दिल्ली में कंपनी चला रहे हो, आपने हैदराबाद से मशीन खरीदा, तो उसको लाने की कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी। इसके बाद उसको यहाँ पे इंस्टॉलेशन कॉस्ट लगेगी। इसके बाद उसको थोड़ा सा कलर वलर करके, थोड़ा सा रंगाई पुताई पुराना वाला है तो उसको रिपेयर कॉस्ट लगेगी। ये सब जोड़ देंगे, है ना, मतलब काम करना शुरू जब तक नहीं करता तब तक, तो ये सारी चीज़ें आपको कॉस्ट में इंक्लूड होगा। समझ में आ गया? कॉस्ट कंसेप्ट में जितने में खरीदते हैं वही लिखते हैं, बट अगर उसमें यूज करने से पहले अगर कुछ भी लगाना है, ट्रांसपोर्टेशन हुई है, इंस्टॉलेशन हुई है, रिपेयरिंग हुई है ना, बिफोर यूज, तो वो भी कॉस्ट में आपको रिकॉर्ड करना है। देन ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, जो कल हमने बताया था, जिसको ड्यूअलिटी भी बोलता है, कि बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होता है वो दो अकाउंट्स को अफेक्ट करता है हमेशा, एक जो देता है और एक जो रिसीव करता है। सो वन अकाउंट गिव समथिंग एंड अनदर रिसीव समथिंग, ठीक है ना, टू साइडेड ड्यूअल। क्लियर? मतलब बिजनेस में कहते हैं कि भैया अगर मान लीजिए कि यू आर इन्वेस्टिंग 1 लाख, है ना, अपने बिजनेस का 1,00,000 रुपया से कोई एसेट खरीदते हो, तो वो यहाँ से दिया पैसा एक अकाउंट से और दूसरे एसेट्स आपका बन गया, तो उसमें हम लोग मेंशन करेंगे। और ड्यूअलिटी प्रिंसिपल वही, अकाउंटिंग एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इस पर कल हम क्वेश्चन भी बनाए थे, ठीक है। तो कैपिटल क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, सब हमने बता दिया था, तो ये ध्यान रखना है आपको।
ठीक है, तो ये कल हमने डिस्कस किया था। और लास्ट वन इज द रेवेन्यू रिकॉग्निशन। नाउ व्हाट इज द रेवेन्यू रिकॉग्निशन? ये कहता है कि किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन का इनकम तभी हम होंगे जब वो रियलाइज होगा। ना व्हाट इज द रियलाइज? 2 बार सर बता दिया आप, रियलाइज ये क्या होगा? देखिए समझिए, गुड्स जब सोल्ड होगा, सर्विस जब दिया जाएगा, उसी समय आपको ये रियलाइजेशन मेथड कॉन्सेप्ट, कभी आपसे पूछेगा कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन को क्या बोलते हैं, तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। सो रेवेन्यू रिकॉग्निशन मेथड कहता है कि रेवेन्यू इनकम आपको तभी माना जाएगा कि इनकम आपको मिल गया, रियलाइज मतलब आप प्राप्त हो गया है, जब आपको इसको रिसीव होगा। ठीक है, मतलब व्हेन गुड्स हैव बीन सोल्ड, जैसे ही सोल्ड हुआ देन आपको उसमें लिखना है। ठीक है, सो दिस इज द रेवेन्यू रिकॉग्निशन। चलिए एक बार रिवीजन करते हैं, पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला इसमें हम लोगों ने देखा है कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, उसमें मैंने बोला है कि सर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में बिजनेस और ओनर जो होता है सेपरेट होता है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में दोनों को हम लोग सेपरेट एंटिटी मानते हैं। अगर ओनर कुछ पैसे लगा रहे हैं तो वो लायबिलिटी हो जाती है बिजनेस की, है ना। ठीक है, तो उस तरह से हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट था। मनी मेजरमेंट क्या है कि हर वो ट्रांजैक्शन जो होता है जिसको मॉनेटरी टर्म में आप लिख सकते हो, उसी को आप अकाउंटिंग में लिखोगे। जैसे कि आप मैनेजर को अपॉइंट कर दिए या पब्लिक इमेज है, ये सब रिकॉर्ड नहीं हो सकता है मनी के टर्म में, तो इसको जो है सो नहीं आप लोग बुक में लिखते हैं। देन गोइंग कंसर्न हमने पढ़ा है कि हम लोग कोई भी अकाउंट बिजनेस जो होता है हम मान के चलते हैं कि ये कंटिन्यूअस टाइम तक चलने वाला है। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट में मैंने बात किया था कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। कॉस्ट, जो हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट था, कॉस्ट कॉन्सेप्ट में हमने ये कहा था कि जो एक्चुअल कॉस्ट पेड किया जाता है, मार्केट वैल्यू में क्या है आज उसकी, जैसे लैंड खरीदा उसकी मार्केट में क्या प्राइस है, उससे मतलब नहीं है। हम लोग को मतलब है कितना कॉस्ट हम लोग को पे किया है, ठीक है ना। और लेकिन हाँ, अगर मशीनरी खरीद रहे हैं तो उसको अगर ट्रांसपोर्टेशन करना है या इंस्टॉलेशन करना है, सो दैट कॉस्ट ऑल्सो इंक्लूडेड इन द रिकॉर्ड। ड्यूअल एस्पेक्ट में द सेम थिंग कि ड्यूअल एस्पेक्ट में दिस इज द बेसिक रूल्स ऑफ अकाउंटिंग कि कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन 2 अकाउंट्स को अफेक्ट करता है, एक अकाउंट जो देता है और एक जो रिसीव करता है, ठीक है ना। इसको इसीलिए 2 साइडेड भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ा था कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, जो कि कल भी हमने पढ़ा था। देन रिवेन्यू रिकॉग्निशन, हमने कहा है कि रिवेन्यू रिकॉग्निशन में कि कोई भी बिजनेस का ट्रांजेक्शन हम लोग तभी रियलाइज करते हैं जब वो होता है, जब गुड्स सोल्ड होता है या सर्विस हमने दिए तो उस समय वो रियलाइज होगा, तभी आप मेंशन करोगे। देन मैचिंग में हमने बात किया था कि मैचिंग कॉन्सेप्ट में हमने बात किया था कि जो भी एक्सपेंसेज इनकर्ड किए हैं इनकम को, रेवेन्यू को कमाने के लिए, वो दोनों मैच करना चाहिए। इसके बाद फुल डिस्क्लोजर में हमने बात किया था कि आपको जितने भी रिलेवेंट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज होना चाहिए। इसके बाद हमने बात किया था कंसिस्टेंसी में बात ये किया था कि सेम अकाउंटिंग मेथड जो है सो हर साल यूज़ करना है, सो दैट कि कंपेयर कर पाएंगे जो भी इंटरेस्टेड यूजर होंगे। इसके बाद कंजर्वेटिव में हमने बात किया था कि अगर प्रॉफिट होने वाला है तो उसको हम, अगर आपको लग रहा है कि इन फ्यूचर प्रॉफिट होने वाला है तो उसको हम अकाउंटिंग में नहीं लिखेंगे, अगर बट लॉस की अगर संभावना है तो उसको ज़रूर लिख के रखना चाहिए, देन मेंशन करना चाहिए। देन मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, मैटेरियल का मतलब कि अकाउंटेंट जो होगा उसको हर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मैटेरियल इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है द इंफॉर्मेशन विच इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ अ बिजनेस, विच इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ अ पीपल हु वांट टू इन्वेस्ट इन दैट बिजनेस, है ना, उसके लिए। देन वन इज द ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट कहता है कि जितने भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होना चाहिए उसका वैलिड प्रूफ होना चाहिए। आपने कहा कि मेरे प्रॉफिट हुई है तो यू हैव टू गिव द प्रूफ कि ये आपको प्रॉफिट हुई है। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, अभी हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की बात अगर करें तो 2 सिस्टम है, वन इज़ द डबल एंट्री सिस्टम, वन इज़ द सिंगल एंट्री सिस्टम। जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, है ना, तो बड़ी कंपनियां जो है वो आपको डबल एंट्री सिस्टम यूज़ करती है, बट कुछ छोटी कंपनियां हैं जो सिंगल एंट्री सिस्टम अभी भी यूज कर रही है। नाउ जो डबल एंट्री सिस्टम है वो आपको ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे है, मतलब कि हर ट्रांजैक्शन के 2 साइड होते हैं, वो अभी हमने बात किया था कि वन पर्सन गिव्स समथिंग एंड अनदर रिसीव समथिंग, सो ईच ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स 2 अकाउंट, वन इज डेबिटेड एंड द अदर इज क्रेडिट। आपने मान लीजिए कि आप चाह रहे हो कहीं दुकान में कुछ खरीद रहे हो तो यू आर गिविंग द मनी, ठीक है,
और वो रिसीव कर रहा है, तो आप दे रहे हैं वो रिसीव कर रहा है। तो यही कहना है इसमें कि आपको डबल एंट्री सिस्टम में कि बिजनेस का हर ट्रांजेक्शन में 2 साइड होता है। लेट अस अज्यूम इफ़ अ बिजनेस बाइज फर्नीचर 5,000 रुपया कैश में, कोई बिजनेस जो है, कोई कंपनी जो है सो 5,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड और कैश अकाउंट क्रेडिटेड, है ना, क्योंकि गिविंग द बेनिफिट, ठीक है ना। और दिस सिस्टम इज कंप्लीट, एक्यूरेट एंड रिलायबल, क्योंकि दोनों साइड ट्रांजेक्शन आपको रिकॉर्ड कर रहे हो। और इसमें अगर कुछ एरर भी होता है तो आप ट्रायल बैलेंस के मेथड से इसको निकाल सकते हैं, सो दैट कि फ्रॉड वगैरह ना हो। तो स्मॉल और लार्ज बिजनेस दोनों इसको यूज करता है, और सबसे ज़्यादा यूज डबल एंट्री सिस्टम ही होती है। नो सिंगल एंट्री सिस्टम है, ये आपको अनऑर्गेनाइज है, इनकम्प्लीट है ना, इसमें दोनों साइड को नहीं करता है, सिर्फ कैश और पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। दैट्स मीन्स कि अगर 5,000 का फर्नीचर खरीदा तो हमने सीधे लिख दिया कि 5,000 का फर्नीचर खरीदा, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। सो नॉट यूनिफॉर्म, नॉट रिलायबल, ये कोई छोटे छोटे बिजनेस जो है सो कभी कभी इसको यूज करती है, ठीक है। अगला है कि व्हाट आर द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। देयर आर 2 बेसिक मेन वेज टू बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का, लिखने का 2 मेन तरीका है। वन इज द कैश बेसिस, वन इज द एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। नाउ व्हाट इज द कैश बेसिस? देखिए, कैश बेसिस होता है ये तभी आपको रिकॉर्ड करेंगे जब आपको पैसा रिसीव हो जाएगा। समझ में आ गया? अब इसको समझिए थोड़ी से अच्छे से, ठीक है। और एक्यूरल में होता है इनकम और एक्सपेंस तब रिकॉर्ड किया जाता है व्हेन दे हैपेंड, जब ये होता है, ठीक है। समझिए, अब थोड़ा सा एक चीज़, इस दोनों में अंतर समझिए। दिसंबर की रेंट है, रेंट ऑफ दिसंबर 2024 का पेड किया जनवरी 2025 में, तो कैश बेसिस कहता है कि ये जो है सो जनवरी 2025 में चूंकि रिसीव हुआ है तो हम मेंशन करेंगे। मतलब समझ रहे हैं आप कि अगर मान लीजिए कोई गुड्स है ना, जनवरी में सेल किया क्रेडिट पे, ठीक है, लोन पे कि ठीक है 2-3 महीने में पैसे दे देंगे हम, और वो पैसा पूरा जो है सो अप्रैल में दिया, ठीक है। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहता है कि जब पैसा मिला तब आप लिखेंगे कि हमारा जो है सो सेल हो गया। मान लीजिए 10,000 रुपया रेंट है ना, 10,000 रुपया दिसंबर में आपका रेंट बन रहा है, तो दिसंबर का रेंट अगर अप्रैल में दे रहे हो, अप्रैल में दिए, तो आप अप्रैल में रिकॉर्ड करो कि हम 10,000 रेंट मिला है। सो दैट इज द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। नो एक्यूरल में थोड़ा डिफरेंट है। एक्यूरल में कहता है कि अगर ये 10,000 रुपया रेंट अप्रैल में भी दिया, तो चूंकि रेंट 10,000 दिसंबर का है, तो दिसंबर का इनकम हम लोग लिखेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि दिसंबर में 10,000 रुपये का कोई एक मोबाइल फ़ोन किसी दुकान से खरीद के ले गया, ठीक है, और उसका पैसा अप्रैल में देता है, तो एक्यूरल बेसिस कहता है कि चूंकि दिसंबर में खरीदा है तो हम दिसंबर के रिकॉर्ड में, अकाउंटिंग रिकॉर्ड में ये नाम लिखेंगे। सो अभी जितनी भी कंपनियां हैं वो यूज करती है एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंट। क्लियर? ठीक है। सो दिस इज द कैश बेसिस। जब आपको पैसा रिसीव हो रहा है तभी आप उसको रिकॉर्ड करोगे, और इसमें है कि नहीं, जब इवेंट हो रहा है, जब बिका है तब लिखेंगे, पैसा बाद में भी मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अब इन सब चीज़ों को कि क्या आपको करना है, अब जिस कंपनी को मन हो रहा है जैसे तैसे कर रहे हैं ना, इसके लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इन्होंने एक रूल्स बनाई, ठीक है, कि आपको कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं, क्या कैसे लिखना है, और ये पूरी एक रूल्स बनाई गई, उसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, विच इज अ रिटन रूल्स और गाइडलाइंस, ठीक है, कि किस तरीके से आपको दिखाना है, कंसिस्टेंट रूप में दिखाना है, जिससे कि जो इंटरेस्टेड यूजर होंगे उनको दिक्कत ना हो। सो व्हाट इज द पर्पस नाउ? अगर ये आप जान गए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, तो ये भी पता चल गया कि पर्पस क्या होगा। यूनिफॉर्मिटी लानी है अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में, कि आप इस कंपनी का और उस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेयर कर सकते हो। अगर एक जैसा होगा तब तो, एक प्रोसेस से बनाएगा तभी तो, है ना। देन रिलायबल होगा, क्लियर होगा, है ना। कॉमन रूल्स फॉर वैल्यूएशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोज, इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने का कॉमन रूल्स होगा, ठीक है ना। सो इट विल हेल्प ऑल्सो इन्वेस्टर, लेंडर्स और रेगुलेटर उसको कंपेयर करने के लिए, ठीक है। जो रूल्स रेगुलेशन आती है वो इसी के लिए आती है, लोगों का काम आसान करने के लिए। नो व्हाट इज द नीड ऑफ अकाउंटिंग? अगेन द सेम, कि सारे लोग सेम रूल्स को फॉलो करें, पूरी तरह से इन्फ्लोमेंट को डिस्क्लोज करें, ट्रांसपेरेंसी हो, फेयरनेस और एक्यूरेसी हो, है ना। देन व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ? अगेन द सेम थिंग। बेनिफिट क्या होगा? कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कि ऑल बिजनेसेस फॉलो द सेम अकाउंटिंग रूल्स, तो डिफरेंसेज नहीं होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे कौन प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है।
और बेटर डिस्क्लोजर होगा जितनी भी इंफॉर्मेशन होगा, क्योंकि आपको इन्वेस्टर के लिए आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी सारी एक, और सब कंपेयर कर पाएगा। अगेन द सेम इजी कंपैरिजन, ठीक है ना, इंट्रा कंपनी कर सके, सेम कंपनी के बीच में कर सके, दो अलग कंपनी के बीच में कर सके, इंटर कंपनी इंट्रा कंपनी कर सकते हैं। बट देयर आर लिमिटेशन ऑल्सो फॉर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर कर दिया तो फ्लैक्सिबिलिटी नहीं रही। इट माइट पॉसिबल कि कौन सी मेथड को हम, हो सकता है कि इससे भी बढ़िया बेस्ट अकाउंटिंग मेथड होगा जिसको आपने स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ला करके वो कर दिया कि आप एकदम रिजिड कर दिया, ठीक है ना। तो ये सारी दिस इज द लिमिटेशन एंड दिस इज ऑल अबाउट फॉर बेसिक। आपको इसमें जितने भी बेसिक द बेस थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में इतने हैं, और इस पर आप देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और आपको जो है सो आप देखिएगा अगर थोड़ा भी ठीक से समझे होंगे तो सारे क्वेश्चन आप बना पाओगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन एंटिटी अकाउंटिंग प्रोड्यूस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विथ विच बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। लाइफ टाइम ऑफ, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एंटिटी मतलब बिजनेस जब तक चल रहा है, ठीक है ना, तो उसको बनाना क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन, मैचिंग, अकाउंटिंग पीरियड, नन ऑफ द अबव। हमने ये पढ़ा था अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट में। इसको अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट को हम लोग पेरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट भी, पेरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट मतलब जब तक लाइफ रहेगा बिजनेस का एक तरह का आपको जो है सो अकाउंटिंग, एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रेगुलर इंटरवल पे पूरे लाइफ टाइम में, टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट रेगुलर इंटरवल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन एंटिटी। सो द आंसर इज अकाउंटिंग पीरियड। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेगुलर इंटरवल पे देने हैं जब तक आपकी कंपनी रहेगी। सो लाइफ टाइम ऑफ एंटिटी, सो आंसर इज अकाउंटिंग पीरियड। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट टू डिफरेंट इंटरप्राइजेज हैव बीन प्रिपेयर्ड प्रेजेंटेड इन अ सिमिलर मैनर द इंफॉर्मेशन एग्जिबिट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। कह रहा है, अब ये कल वाला भी कॉन्सेप्ट अगर याद होगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर दो कंपनी है, दो एंटिटी है ना, दो इंटरप्राइजेज है, दो टू डिफरेंट इंटरप्राइजेज हैं, अब इसमें दोनों जो है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दोनों का जो है सिमिलर मैनर में एक जैसा अगर बनाया है तो उससे क्या फ़ायदा होगा, वेरीफाई हो जाएगा, रिलेवेंस हो जाएगा, रिलायबिलिटी होगा। कल जो हमने पढ़ा था रिलायबल, रिलेवेंट, है ना, वेरीफाइबिलिटी, है ना। तो इसमें हमने पढ़ा था कि ये जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जो पढ़ा था हमने अकाउंटेंसी, वहाँ पे हम लोगों को देखा था इट विल हेल्प फॉर कंपैरेबिलिटी, कंपैरेबिलिटी। अगर सिमिलर मैनर में बनाएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको कंपेयर कर सकते हैं, है ना। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दोनों इंटरप्राइजेज, है ना, सिमिलर मैनर में अगर करेगा तो उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर? सो नन ऑफ द अबव इज द आंसर। अगला है कि कॉन्सेप्ट दैट अ बिजनेस इंटरप्राइजेज विल नॉट बी सोल्ड और लिक्विडेटेड इन द नियर फ्यूचर। उस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं जो कॉन्सेप्ट कहता है कि ये बिजनेस इंटरप्राइज जो है फ्यूचर में बिकने वाला नहीं है या बंद, लिक्विडेट नहीं होने वाला है। इसका मतलब कि वो कंटिन्यूअस चलने वाला है। दैट इज द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि वो एज्यूम करता है कि बिजनेस इंटरप्राइजेज जो है अपनी ऑपरेशन को लाइफ टाइम चलाएगा, ठीक है ना, नियर फ्यूचर में बंद नहीं होने वाला। सो दैट इज द गोइंग कंसर्न। हर कंपनी जो बिजनेस एंड स्टेटमेंट बनाती है वो इसी को देख करके बनाती है ना। अगला है द प्राइमरी क्वालिटीज दैट मेक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। द प्राइमरी क्वालिटीज दैट मेक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्पफुल होगा। कौन कौन से प्राइमरी कॉल आपको कल हमने बात किया था कि रिलायबिलिटी, कंपैरेबिलिटी, ये सब जो है वो आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। क्लियर? तो ये रिलेवेंस है, फ्रीडम फॉर बायस है नहीं, कंपैरेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में चलाता है, कंपैरेबिलिटी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक में। सो रिलायबल होना चाहिए और कंपेयर होना चाहिए। दीज आर द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक दैट मेक्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। बाय डिसीजन मेकिंग, इन्वेस्टर को पैसा इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, इसके लिए अगर उसको कंपेयर कर पाएगा, ठीक है, कंपेयर कर पाएगा
और रिलायबल होगा, मतलब ट्रूथफुलनेस होगा, रिलेवेंट होगा, है ना, तो उसमें सो रिलायबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी इज द प्राइमरी क्वालिटीज। अगला है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अकाउंटिंग द टर्म IFRS, व्हाट इज द IFRS? सो दिस इज द इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ये सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है कि आपको किस तरह की ट्रांजेक्शन्स होगी, है ना, उसको आपको किस तरह की ट्रांजेक्शन को आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखोगे। क्लियर? ये आपको डेवलप किए जाते हैं और मेंटेन किए जाते हैं IASB के द्वारा। नाउ IASB क्या है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है, तो ये आपको इंटरनेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है जो कि आपको बताता है कि किस तरह के ट्रांजैक्शन को, किस तरह के इवेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखना है। ठीक है, इसको डेवलप करते हैं और मेंटेन करते हैं कौन? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। क्वेश्चन आए तो आप बना लेना। अगला हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द अंडरलाइंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट दैट सपोर्ट्स नो एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट पर प्रोविजन फॉर ऑल पॉसिबल लॉस। कौन सी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि प्रॉफिट अगर होने वाला है, ठीक है, तो उसको मेंशन नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई लॉस होने की संभावना है तो उसको मेंशन करेंगे। तो ये कहता है कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट, ये भी हमने पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड बाय एन एंटिटी when events such as new competitor entering in the market and rift between production and marketing departments are not disclosed in the books of account। कहता है कौन सी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो है सो इसमें होगा अगर, कब, when events such as कोई नया कंपटीटर जो है सो मार्केट में आ गया, क्लियर, और उसके कारण लड़ाई हो गई। क्या हो गई? अनबन हो गया, दो विभाग के बीच में, प्रोडक्शन और मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स के बीच में लड़ाई हो गई है। तो वो लड़ाई तो आप मेंशन नहीं करोगे, लड़ाई बुक्स ऑफ अकाउंट में उसका उस लड़ाई का नहीं होगा। कहने का अर्थ ये कह रहा है कि कौन सी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ऐसा कहता है कि अगर किसी बिजनेस में एक नया कंपटीटर आ गया या दो डिपार्टमेंट के बीच जो लड़ाई है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के बीच में जो रिफ्ट चल रही है, उसको मेंशन अकाउंटिंग पीरियड में, अकाउंटिंग में नहीं करेगा। तो आपने पढ़ा है, हमने आपको बताया कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसको आप मनी के रूप में मॉनेटरी टर्म में लिख सकते हो उसी को रिकॉर्ड करोगे। बाकी जितनी भी होगी, अगर चाहे वो नया कंपटीटर आ गया तो वो कैसे आप लिख दोगे उसमें कि वैसे अकाउंटिंग में नहीं लिख सकते हो कि मनी के टर्म में तो नया कंपटीटर लिख नहीं सकते हो, या दो के बीच में लड़ाई हो गई तो वो आप तो नए आप लिख नहीं सकते हो। सो द आंसर इज मनी मेजरमेंट। सिर्फ हम उसी को अकाउंट बुक्स में लिखेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट में सिर्फ उसी चीज़ को लिखेंगे जिसको हम मॉनेटरी टर्म में रिकॉर्ड कर पाएंगे। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न्स प्रिपेयर्स रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। कौन सा कंसर्न जो इसमें से है जो रिसीट और पेमेंट अकाउंट्स को प्रिपेयर करता है? कंसर्न प्रिपेयर्स रिसिप्ट एंड पेमेंट, ट्रेडिंग कंसर्न, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स और कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। क्वेश्चन समझ में आया कि कौन सा कंसर्न रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट को प्रिपेयर करता है? ठीक है, समझिए, देखिए, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न क्या होता है? इसका आंसर होगा नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न क्या होता है? इसको हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न भी बोलते हैं, प्रॉफिट कंसर्न बोलते हैं। कोई भी इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन जो कि आपको ट्रेड में, आपको नॉन ट्रेडिंग का मतलब क्या हो गया? अदर देन ट्रेड की एक्टिविटीज में एग्जाम ये है। जैसे मान लीजिए कि हॉस्पिटल हो गया, क्या हो गया? हॉस्पिटल हो गया, लाइब्रेरीज हो गया, तो ये सब तो ट्रेड नहीं करती है। सो ट्रेड नहीं कर रहे हैं तो ये सब नॉन ट्रेडिंग में आ जाएंगी, ठीक है, या नॉन ट्रेडिंग कंसर्न या नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। तो ये लोग जो अकाउंट बनाती हैं वो आपको बनाती है कौन? नॉन ट्रेडिंग। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो होगा वो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स में आ जाएगा। क्लियर? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कहता है कि कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी जो प्रोडक्ट बनता है, कोई भी प्रोडक्ट जो बनता है तो उसमें बहुत सारी स्टेजेज होती है।
जैसे मान लीजिए कि शुरू में रॉ मटेरियल आया, फिर उसको बनाया, फिर लास्ट में पैक हुआ। सो हर स्टेज का एक्सपेंडिचर जो होगा वो आपको लिखना है। परचेज किए कुछ रॉ मटेरियल, उसको स्टोर करने में, स्टोरेज से आपको प्रोडक्शन फैसिलिटी तक ले जाने में, और भी जितने भी असेंबली हुई है ना, तो ये सारा आपको कैलकुलेट किया जाएगा। इसमें हर चीज़ को कैलकुलेट करके इस कॉस्ट का प्रोडक्ट बनाया जाएगा। हर प्रोसेस में जो पैसा लगता है उसको कैलकुलेट कर, दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। सो यहाँ पे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में हो जाएगा। अगला है कि द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट, उसको क्या बोलते हैं? कल हमने बहुत बार पढ़ा है इसको, क्या बोलते हैं? डबल एंट्री सिस्टम, है ना। डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम हमने बात किया था अभी, डेबिट क्रेडिट टू वे इफेक्ट ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में, तो बी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म विच लीड्स टू। कंजर्वेटिज्म में क्या है मेनली? सो कंजर्वेटिज्म में हमने बात किया था कि हम लोग प्रॉफिट को अगर होने वाली है, ठीक है, तो उसको हम नहीं रिकॉर्ड में रखेंगे, बट अगर इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस तो वी हैव टू राइट इन द रिकॉर्ड, ठीक है। तो अब बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर टेकिंग, तो इसको ध्यान में रखते हुए कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिव में अगर आप करते हो तो क्या होगा? अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट, ओवर स्टेटमेंट ऑफ एसेट, अंडर स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटीज, ओवर स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल। सी, जैसे मान लीजिए, थोड़ा सा समझिए इसमें, जैसे 1000 रुपया का कोई चीज़ है, हमको ये पता चल गया कि ये इसका ना 1100 रुपया है, तो इसको तो मेंशन करेंगे ना, तो 1000 ही मेंशन करेंगे। बट अगर हमें ये पता चल गया कि 900 रुपये का है, तो ठीक है, तो 900 रुपये का है, तो अगर बैलेंस शीट बनाएंगे सो दैट इज़ द अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स हो जाएगा। ओवर स्टेटमेंट ऑफ एसेट तो नहीं होगा ना। अगर 1000 रुपये का चीज़ अगर 1100, प्रॉफिट को तो मेंशन ही नहीं करना है, तो ओवर स्टेटमेंट तो हो ही नहीं सकता है। सो जब भी होगा तो अंडर स्टेटमेंट होगा, तो अंडर स्टेटमेंट लायबिलिटीज़ का नहीं होगा, अंडर स्टेट किसका होगा? एसेट्स का होगा। 1000 रुपये की चीज़ जो है सो 900 रुपये की हो गई। क्लियर, समझ में आया ना? सो दैट इज द अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स। अगला है, ये यूजीसी नेट के क्वेश्चंस हैं। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एप्लीकेशन ऑफ द कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो कंजर्वेटिज्म में हमने क्या बोला है कि हमें अगर प्रॉफिट होने वाली है तो उसको हम मेंशन नहीं करेंगे, बट फ्यूचर की लॉस की अगर कोई पॉसिबिलिटी है तो उसको मेंशन करेंगे। चलिए हम एक एक चीज़ को देखते हैं, इसको प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। पहला है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट मार्केट वैल्यू। आपके मार्केट वैल्यू से कम पैसा आप रख रहे हो, मार्केट में उसका 1000 रुपया है और आपको लग रहा है कि मार्केट वैल्यू कॉस्ट से बिलो होगा, तो उसको आप जो है सो मतलब वैल्यूएशन कम पैसे में किए हो, तो लॉस को ध्यान में रखते हो कम, तो ये क्या हो जाएगा? कंजर्वेटिव प्रिंसिपल को फॉलो किया है कि नहीं किया है? बिकॉज इट रिकॉग्नाइजेज द पोटेंशियल लॉस, कि अगर मार्केट वैल्यू जो है कॉस्ट से बिलो हो जाएगा तो क्या होगा? वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ मार्केट वैल्यू, मार्केट लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, कॉस्ट से कम पे या मार्केट वैल्यू से कम पे, ठीक है। तो ये तो हो गया। दूसरा है डेबिटिंग ड्राइंग अकाउंट्स। ड्राइंग अकाउंट्स आपको समझ में आ गया, जो कल मैंने बताया था आपको कि पर्सन अगर कोई पर्सनल एक्सपेंस के लिए ओनर खरीद लेता है तो डेबिटिंग ड्राइंग अकाउंट एंड क्रेडिटिंग परचेज अकाउंट व्हेन गुड्स आर विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर। किसके द्वारा? प्रोप्राइटर के द्वारा। तो ये तो इसमें तो कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट का कोई बात ही नहीं आया, ये तो सेपरेट एंटिटी का हो गया। सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था, ये तो उसको फॉलो करता है कि दिस इज द क्लासिफिकेशन ना, कि पर्सनल विड्रॉल्स, ड्राइंग अकाउंट में पर्सनल विड्रॉल मतलब वर्सेज बिजनेस एक्सपेंसेज, ठीक है। तो ये तो होगा ही नहीं। मेकिंग प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, लॉस फ्यूचर में जो आपका कर्जा है ना, वो आपको जो है सो हो सकता है कि रिकवरी नहीं हो, तो उसके लिए आप प्रोविजन कर रहे हो, कुछ पैसा अलग से रख रहे हो। सो दिस इज द फॉलो द कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट। मेकिंग प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। देखिए, क्रेडिटर्स किसी को डिस्काउंट अगर आप दे रहे हो, दैट इज द गेन, दैट हैजंट बी रियलाइज येट, तो ये कंजर्वेटिव का कॉन्सेप्ट नहीं है। डिस्काउंट आप दे रहे हो ना। देन क्रिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का मतलब क्या हुआ कि फ्लक्चुएशन फंड की अगर जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं
उसमें इट माइट पॉसिबल कि पोटेंशियली, मतलब कि हो सकता है कि फ्यूचर में कुछ लॉस हो, उसके लिए हम फंड बनाते हैं। एंटिसिपेट पॉसिबल डिक्लाइन इन इन्वेस्टमेंट वर्थ, हम 5 लाख का किए हैं, हो सकता है कि डिक्लाइन कर गया इन्वेस्टमेंट वर्थ का, उसको एंटिसिपेट करके, सो दैट इज द ऑल्सो कम्स अंडर द कन्वर्टेजिम। सो ACNE फॉलो कर रहा है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, बाकी नहीं कर रहा है। होप आपको समझ में आया, नहीं आया तो दोबारा देख लेना। अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत सारे हैं, आपके टेस्ट सीरीज वगैरह में बहुत सारे क्वेश्चन होगा। मैं इंपॉर्टेंट का और पूछे हुए क्वेश्चन को बस डिस्कस कर देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्पेसिफिकली डील्स विद कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कंसोलिडेटेड जैसे ही बात होगा तो आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर एक या एक से अधिक इंटिटीज को एक साथ में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सो दैट कम्स अंडर द 110। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 110 में बात की गई है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये तो रट्टा ही मारना पड़ेगा, इसमें कुछ ठीक नहीं है, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 में क्या है, अगर इकोनॉमी में हाइपर इन्फ्लेशन है, क्या है हाइपर, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, तो उस केस में आपको जो है सो कैसे डील करना है, फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसे लिखना है, उस पर डील करता है। यहाँ पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाना है उसके बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर इकोनॉमी में हाइपर इन्फ्लेशन होगा तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे करनी है। 101 में अगर पहली बार अगर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को यूज कर रहा है तो उसके लिए गाइडेंस है, फर्स्ट टाइम अगर कर रहा है तो फर्स्ट टाइमर, 101 फर्स्ट टाइमर के लिए याद रखिए। और 41 में है, ये एग्रीकल्चर में डील करता है कि अगर कोई आपको बायोलॉजिकल एसेट्स है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको कैसे आप मेंशन करेंगे, सो दैट डील्स विद द 41। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है। अगला है कि फिर से कंजर्वेटिज्म, ड्यूअल एस्पेक्ट, सेपरेट बिजनेस एंटिटी, कंसिस्टेंसी, ठीक है। इसी पे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, है ना, तो ध्यान रखना है इस पे क्या होगा। नाउ कंजर्वेटिज्म एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉस। ड्यूअल एस्पेक्ट में क्या हो गया, एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू फोल्ड। सेपरेट बिजनेस एंटिटी, इंटरप्राइजेज ट्रीटेड एज सेपरेट फ्रॉम ओनर एंड अदर पर्सन। कंसिस्टेंसी, यूज ऑफ सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज बाय फर्म फ्रॉम पीरियड टू पीरियड। आसान सा क्वेश्चन है। अगला है इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, 2, 16 और 18, ठीक है। तो 1 जो होता है वो प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंटेशन की बात करती है। 2 जो है वो इन्वेंट्रीज वगैरह, इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक्स वगैरह को कैसे मेंशन करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसकी बात करती है। और 16 जो है ये प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, इस सब के बारे में बात करती है। और 18 जो है वो आपको रेवेन्यू कि अराइजिंग फ्रॉम द सर्टेन टाइप ऑफ, कुछ टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन में रेवेन्यू जो मिल रहे हैं उसको कैसे लिखना है अकाउंटिंग में, उस पर डील करते हैं। ठीक है, अब ये तो याद करना है आपको, है ना। अगला है कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी, कॉस्ट कॉन्सेप्ट और मैटेरियलिटी। 1, 2 भी अगर आपको याद है तो क्वेश्चन बन जाएगा ना। व्हाट इज द गोइंग कंसर्न, कि गोइंग कॉन्सेप्ट कहता है कि एजम्पशन फॉर फर्म अंडर गोइंग बैंक्रप्सी इन एप्रोप्रिएट एजम्पशन, मतलब कि ऐसा मानना कि बैंकरप्ट हो जाएगा कल हो करके वो बिजनेस, वो इनअप्रोप्रिएट है। हम ये मान के चलेंगे कि बिजनेस सालों साल चलते जाएगा। सो A का 3 हो गया। तो व्हाट इज द कंसिस्टेंसी, द सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज मेथड यूज बाय ए फर्म डिफरेंट टाइम टू टाइम। तो A का 3 हो गया और B का 1 हो गया, तो आंसर तो वैसे ही 4 हो गया। नाउ व्हाट इज द कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट में हो गया द नॉर्मल बेसिस यूज टू अकाउंट फॉर एसेट, मैटेरियलिटी relate to the relative size और importance of an item और event। हमने बात किया था मैटेरियलिटी में कि जो इंफॉर्मेशन, वैसा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो इन्वेस्टर, जो यूजर होगा इंटरेस्टेड, उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। जो नहीं होगा उसको नहीं लिखेंगे। सो दैट इज द आंसर। नाउ अगला क्वेश्चन है इंडियन गाप तो हम लोगों ने बात किया था, है ना, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यही है ना। तो इसका स्रोत कहाँ पे है, कहाँ से मिले, इंडियन कंपनीज एक्ट में वो प्रिंसिपल सब कहाँ पे लिखा हुआ है, इंडियन कंपनीज एक्ट में, या उसमें जो प्रिंसिपल्स हैं वो फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा जो नोटिफिकेशन होता है उससे, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो चीज़ें रूल्स रेगुलेशन लिखा हुआ है उससे गाइड होता है ना, जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल। और
ICAI प्रोनाउंसमेंट कुछ कर रही है तो देखिए, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो आपको प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे डील तो करती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो ICAI ने दी है वो भी आपको उसकी प्रोनाउंसमेंट जो बार बार करती है, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो चीज़ें दी गई हुई है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ICAI के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है कि ये सबको फॉलो करना है, तो वो भी आपको जो है सो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो नोटिफाई करती है नॉट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दिस इज द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। समझ में आ गया? कॉरपोरेट अफेयर्स के द्वारा ये कह सकती है कि नहीं इस तरह से आप फॉलो करो ट्रांजेक्शन। तो आप समझिए कि अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड होती है वो कौन कौन डिसाइड करता है, किसकी किसकी बात आप मानोगे, किसकी किसकी एक्सेप्टेड है। सो इंडियन कंपनीज एक्ट में अगर कुछ बताया गया हुआ है तो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ लिखा हुआ है, या ICAI जो है सो समय समय पर प्रोनाउंसमेंट करेगा, या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बताएगा कि नहीं इसको ऐसे इस तरह से करना है, तो उसको हम लोग जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल में मानेंगे। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो आप क्वेश्चन पे डाउट मत करना। द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इज अंडरलाइंग बेसिस फॉर, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में तभी तो हम लोग डिप्रेशिएटिंग फिक्स्ड एसेट ओवर देयर यूजफुल लाइफ्स। अगर हम 1 लाख रुपए का कोई मशीन खरीदें, ठीक है, मशीन आज हम अगर खरीद के लाते हैं और हमको पता है कि इसकी लाइफ 10 ईयर्स है, तो हम हर साल, अब इस 10,000 की मशीन 1 लाख की मशीन है, इससे हर साल हम कमाएंगे, 10 साल तक कमाएंगे, तो हर साल एक्सपेंस में 10,000 रुपया जो है सो इस मशीन का लिखेंगे, हर साल 10,000 लिखेंगे। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये 10 साल कंपनी चलेगी। सो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में जिस दिन आप खरीद लाए उस दिन थोड़ी ना पता है कि कल होके आपका बुर जाएगा, आपको पता है कि ये सालों साल चलेगा। सो डिप्रेशिएटिंग फिक्स्ड एसेट ओवर देयर यूजफुल लाइफ, सो ये गोइंग कंसर्न को मानता है कि कंपनी बंद नहीं होने वाली है। अगेन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, 3, 10, 21। डिप्रिशिएशन में अकाउंटिंग कैसे करते हैं, ठीक है, डिप्रेसिबल एसेट्स में कैसे कैसे आपको डिप्रिसिएशन का रेट को ये करते हैं, मेथड्स वगैरह, ये सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 6 याद रखना, ठीक है, डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग। 3 में आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है। मैंने उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चन को लिया है जिस पे आपको क्वेश्चन आएगा। 10 में हमने बात किया था, और 21 में आपको कॉन्सोलिडेटेड जो अकाउंटिंग फॉर कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है, और 10 में आपको फिक्स एसेट का हो गया। फिक्स एसेट में क्या क्या हो गया? प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट। सो उसको कैसे अकाउंटिंग में ट्रीट करना है उसको इसमें आएगा। क्लियर? सो आंसर 3, 4, 2, 1। अगला क्वेश्चन है मैटेलिटी कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट और कंसिस्टेंसी। अगेन द सेम टाइप का क्वेश्चन है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस पर कितने क्वेश्चन आए हैं। सो अगर हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, तो गोइंग एन इनअप्रोप्रिएट एजम्पशन ऑफ फॉर्म बीइंग कम रेट, ये मानना कि अभी बंद हो जाने वाला है, ये गलत है। दैट इज द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो बी का आपका 2 हो गया, तो बी का 2 2 में है, सो 1 और 3 में है। ठीक है, 2 और तो ऐसे ही चला गया, नहीं बी का 2 2 में भी है। देन आपको मैटेलिटी कॉन्सेप्ट, रिलेटिव इंपॉर्टेंस चीज़ों का। अच्छा, कंसिस्टेंसी में ये हो जाएगा सेम अकाउंटिंग मेथड यूज बाय फॉर्म फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। इंपॉर्टेंस ऑफ एन आइटम इवेंट, हर वो इंपॉर्टेंट चीज़ें जिससे यूजर कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा वो बताना है, दैट इज द मैटेलिटी कॉन्सेप्ट। सो आंसर इज 1। अगला है कि मेक सफिशिएंट प्रोविजन फॉर फ्यूचर लॉसेज बट डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट। प्रॉफिट को नहीं, लेकिन लॉस हो, अगर फ्यूचर में लॉस होने वाला है उसके लिए प्रोविजन बनाओ। कौन कहता है? कंजर्वेटिज्म। आसान सा क्वेश्चन है। अगला 1-2 क्वेश्चन एक्सपेंडिचर पे छूट गया था, उसको भी देखते हैं। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर दैट एक्सटेंड्स द यूजफुल लाइफ, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ आउटपुट और रिड्यूस ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ एन एग्जिस्टिंग एसेट बियॉन्ड देयर ओरिजिनली एस्टिमेटेड लेवल्स। 1 लाख की हमने कोई मशीन खरीदी, 1 लाख की मशीन खरीदी। अब इस मशीन में 2, 4, 10 साल चला गया, ये हमारा एसेट्स हुआ। अब इसमें क्या हुआ कि ये जब खरीदा तो ये हमारा एसेट्स हुआ, फिक्स एसेट्स है। नाउ इसमें क्या है कि अब आउटपुट कम दे रहा है, ठीक है, तो आउटपुट कम दे रहा है, तो उस केस में क्या करो, इसकी या क्वालिटी ख़राब दे रहा है,
तो इसमें कुछ पैसा हम लगाते हैं जिससे इसमें क्या होगा, इसकी इफ़िशियंसी बढ़ जाएगी। इफ़िशियंसी बढ़ हो जाएगी मतलब कि जैसे पहले 10 चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा था तब 20 चीज़ें कर रहा है प्रोड्यूस, या क्वालिटी पहले ख़राब क्वालिटी कर रहा था अब अच्छा क्वालिटी कर रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे तो हमारा पैसा आएगा ना, इससे तो पैसा बढ़ेगा। 10 चीज़ें बेच पा रहे हैं 20 कर पा रहे हैं, सो तो उस पर जो एक्सपेंस करेंगे वो पैसा क्या होगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, रेवेन्यू होगा, या डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। सो दैट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिकॉज बाई एक्सपेंडिंग मनी ऑन दैट एसेट्स द क्वालिटी ऑफ आउटपुट इंक्रीजेज, या ऑपरेटिंग कॉस्ट कम पर जा रहा है, या एफिशिएंसी बढ़ जा रही है, उसकी लाइफ बढ़ जा रही है। सो दैट इज द एसेट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो डे टू डे रनिंग मेंटेनेंस, उस एसेट को मेंटेनेंस करने के लिए जो होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ये तो आपकी लाइफ बढ़ा रहे हो तो दैट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगला है कि विंडो ड्रेसिंग इज प्रोहिबिटेड। विंडो ड्रेसिंग होता क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, अगर मान लीजिए कि किसी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है तो वो क्या करेगा, मैनिपुलेट करेगा, मैनिपुलेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट की उससे लोग जो इन्वेस्टर्स होंगे उसको अच्छा दिखे, बेटर फाइनेंशियल पोजीशन में दिखे। सो दैट इज द विंडो ड्रेसिंग, मैनिपुलेटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि हमें अपनी कंपनी को बेटर फाइनेंशियल पोजीशन दिखाने के लिए, जैसा है उससे बेटर दिखाने के लिए आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ मैनिपुलेशन कर रहे हो। ठीक है, सो ये कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिव में आएगा, डिस्क्लोजर में आएगा कन्वेंशन, तो ये होगा कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, बिकॉज कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर या फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल ये कहता है कि जितने भी ऑल मटेरियल फैक्ट्स, जितने भी एसेट्स है, लायबिलिटीज है, वो सारी तरह फुल्ली डिस्क्लोज होना चाहिए, फुल्ली डिस्क्लोज होना चाहिए। सो इफ यू आर मैनिपुलेटिंग दैट्स मीन्स यू आर डिसओबेइंग दिस प्रिंसिपल, है ना। फुल्ली डिस्क्लोजर वाला आपने फाइनेंशियल, ट्रू फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को छुपा दिया, दैट मीन्स यू आर वायलेटिंग द फुल्ली डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट या कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। मैंने आपको बताया था कि कन्वेंशन हो, कॉन्सेप्ट्स हो, सब एक ही होते हैं, एजम्पशंस हो। रिसिप्ट ऑन पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाई, ये हमने क्वेश्चन किया था, 2 बार पूछा है, यूजीसी नेट में पूछा और यूपीएससी ने भी पूछा था। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होगा वो जितनी भी कैश और बैंक ट्रांजेक्शन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में होता है उसको बोलते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये आपको नॉन ट्रेडिंग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है, चैरिटेबल क्लब्स, हॉस्पिटल, जिसका कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, वो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाता है। बस उसमें एक समरी सीधे कर देता है। क्लियर, सारे जितने भी कैश रिसिप्ट हुआ, पेमेंट हुआ, अकाउंटिंग पीरियड वगैरह का कोई मतलब नहीं, पूरे 5 साल 4 साल जितने में भी हुआ वो सारे आपको लिखते हैं कि हाँ हमें इतना रिसीव आया, इतना पेमेंट हुआ, इतना रिसीव आया, इतना पेमेंट हुआ है। सो दैट इज द डन बाय द चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो वो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स में आ जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हमने बात कर लिया था, ट्रेडिंग कंसर्न, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब है ना, आ गया इसमें। सो आंसर बी। अगला है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये तो आराम से बना सकते हैं, टू प्रिपेयर द अकाउंटिंग रिपोर्ट्स विच इज इजिली अंडरस्टूड बाई कॉमन मैन, टू कंप्लाई विद द लीगल फॉर्मेलिटीज, टू हार्मोनाइज द डाइवर्सिफाइड अकाउंटिंग प्रिंसिपल को एक जैसा करना, मतलब सारे लोग एक जैसा, टू हार्मोनाइज डाइवर्सिफाइड अकाउंटिंग प्रेक्टिस, मतलब बहुत तरह तरह के अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को एक जैसा करना, यह मेन आपको जो है सो मेन ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का है। ठीक है, एक जैसा प्रैक्टिस सबका हो। इसमें से कौन सा सही है ये पूछ रहा है। पहला है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर डज नॉट अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ कंसर्न बट एक्सपेंडिचर डज, रेवेन्यू, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा मुझे लगता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए कंसर्न डायरेक्टली, बट ये एक्चुअली रेवेन्यू होगा, रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इनडायरेक्टली सन, बट रेवेन्यू एक्सपेंड अफेक्ट डायरेक्टली, बोथ कैपिटल। अब सिंपल सी बात है कि पूछा जा रहा है कि आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है सो प्रॉफिट को इफेक्ट करता है, प्रॉफिटेबिलिटी को, या रेवेन्यू, डायरेक्टली करता है कि इनडायरेक्टली करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप कोई मशीनरी खरीद रहे हो, बिल्डिंग कर रहे हो, दैट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। मशीन खरीद रहे हो तो आपको जो है, अगर आपने, फिर से मैं बात कर रहा हूँ, 1 लाख रुपए का मशीन खरीदा, सो दैट इज द एसेट्स, मशीन खरीदा, ठीक है, या लैंड भी खरीदा, तो मशीन अगर खरीद रहे हो
तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो किए हो तो ये मशीन कोई एक ही साल में तो आपको प्रॉफिट देगा नहीं। मान लीजिए इसकी लाइफ अगर 10 साल है तो 10 साल में देगा, तो प्रॉफिटेबिलिटी को इफेक्ट करेगा बट इनडायरेक्टली। नहीं समझ में आया? समझ में आया ना? 1,00,000 रुपये मशीन में लगाया तो ये इमीडिएटली तो प्रॉफिट पे इफेक्ट करेगा नहीं, टाइम पीरियड में होगा। इस मशीन से आपको 10 साल तक कुछ कुछ पैसे आते रहेंगे, सो इनडायरेक्टली प्रॉफिटेबिलिटी को ये आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है। अफेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इनडायरेक्टली ए कंसर्न, बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अफेक्ट डायरेक्टली। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? डे टू डे ऑपरेशन में आप कुछ रिपेयर करा दीजिए, सैलरी दिए, रेंट, तो ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को डायरेक्टली ये करता है, अफेक्ट करता है। ठीक है, सो आंसर सी, क्योंकि डे टू डे है, ये तो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अगला एक इसमें कुछ चीज़ें दी हुई है और आपको बोल रहा है कि गुडविल क्या होता है, कंपनी का गुडविल। हमने कल बात किया था कि गुडविल जो होता है वो इनटेंजिबल है, जिसको आप टच नहीं कर सकते हो। जैसे मैंने कल बात किया था ना कि ब्रांड है गोदरेज, कहीं पे भी किसी अलमीरा पे लगा दो तो गोदरेज का ब्रांड है, सो दैट इज द गुडविल। टाटा की गुडविल है ना? सो दिस इज द फिक्स्ड एसेट्स। तो ये एसेट साइड्स में, बैलेंस शीट में नॉन करेंट एसेट, फिक्स्ड एसेट्स में होगा। ओवरड्राफ्ट, हमने कल बात किया था कि ओवरड्राफ्ट जो होता है वो दैट इज द करंट लायबिलिटी। सबसे पहले ओवरड्राफ्ट को पे करना पड़ता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग फैसिलिटी है ना। देन प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो ओवरड्राफ्ट का ये हो गया। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का आपको मैंने बता दिया कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होता है वो कंपनी स्टार्ट करने से पहले जो पैसा खर्चा होता है दैट इज द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, और प्रीमियम ऑन इश्यूड शेयर दैट इज द रिजर्वेशन सरप्लस में आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया जो कब इस्टेब्लिश हुआ, सो दैट इज द 1973, और इसकी जो काम जो है वो आपको प्राइमरी रूल्स है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है सो आपको फॉर्मुलेट करना फॉर एडॉप्शन बाई कंपनीज इन इंडिया। इसके बाद क्वेश्चन है कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशन, सर्टेन फैक्ट्स एंड फिगर, सर्टेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड, गवर्नमेंट गाइडलाइंस। हम लोग पहले क्लास में पढ़ा था और दूसरी क्लास में भी स्टार्टिंग में यही बात किया था कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो हैगा बेसिक अंडरलाइंग एजम्पशन है। कुछ चीज़ें आपको मान के चलनी पड़ेगी, बेसिक एजम्पशन, कन्वेंशन या प्रिंसिपल्स हैं जिस पे अकाउंटिंग पूरी बेस्ड है। ठीक है, जैसे आपको गोइंग कंसर्न हो गया, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट हो गया, ये सब। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कौन सा नहीं है? मैचिंग कॉन्सेप्ट तो है ही, ड्यूअल कॉन्सेप्ट है ही, गोइंग कंसर्न है, ट्रू एंड फेयर कॉन्सेप्ट जो है सो ऐसा कोई अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर सेकेंड क्लास। सो सेकेंड क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा है, सो फर्स्ट और सेकेंड क्लास से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, तो फर्स्ट और सेकेंड क्लास को आप ज़्यादा देखें। बाकी जो 5-6 क्लास होने वाली है उसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, बेसिक चीज़ें हम पढ़ेंगे, क्योंकि बाकी जो क्लासेज हैं उसमें मैक्सिमम न्यूमेरिकल पे क्वेश्चंस हैं, है ना। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, और इफ़ आपको कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। और यहाँ आपको अगर टेस्ट सीरीज भी हैं इसकी pyqpedia.com पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे मॉक भी फ्री अवेलेबल है, 9 सेक्शनल टेस्ट और 6 फुल लेंथ टेस्ट है, तो यू कैन सी दैट। दिस इज द कोट ऑफ द डे, दैट यू विल ग्रो ब्यूटीफुली इन योर ओन वे। अपने तरीके से चलोगे तभी आप अच्छा कर पाओगे। आप देखते होगे जब भी कोई टॉपर होता है तो उसका एक अपना तरीका होता है। सो दूसरे की चीज़ें आप देखो ज़रूर, बट अपने तरीके से काम करो। ठीक है, सो थैंक यू। यू कैन गेट PDF एट द वेबसाइट pyqpedia.com। वहाँ पे टेस्ट सीरीज या आपको और भी मटेरियल्स हैं जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह अवेलेबल है, तो वहाँ जा सकते हैं, वहाँ आप देख सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी इशू क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हाँ, फालतू के कमेंट्स ना करें, है ना। जो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती है उसको इग्नोर करें, है ना, और जो चीज़ें अच्छी लगती है उसको देखें। ठीक है, सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।